राधिका, आप नए जुड़े हो, आपने टेस्ट पेपर देखा था? सर मुझे लविशा ने अभी बताया था ज्वाइन होने के लिए। क्या? मुझे लविशा ने अभी बताया था मतलब इस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, और मैं 3rd क्लास की हूँ, अभी मुझे पता नहीं था। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप ज्वाइन हो लीजिएगा, डेली सेशन चलते रहते हैं तो धीरे धीरे आइडिया लगेगा। 12th आपका कंप्लीट हो गया, अभी आप 12th में हो? सर अभी मैं हूँ 12th में। क्या क्या सब्जेक्ट है आपके पास? मेरे पास बायो है। साइंस बायो? तो यस सर। अभी तो मैं बोलूँगा कि आप उधर ही ज़्यादा ध्यान दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी यूपीएससी के पीछे आप अभी मत पड़िए, आप अभी 12th अच्छे से कीजिए, ठीक है? तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अभी नहीं, अभी क्योंकि बायो नॉट इजी सब्जेक्ट, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। और वो पढ़ लो आप, क्योंकि ऐसे भी साइंस बायो ये सारी चीज़ें हैं, आप उसमें जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, बायो पढ़ोगे तो ये यूपीएससी में काम आएगी आगे। तो आप ये मत सोचिए कि वो 12th के लिए पढ़ रहे हो आप ऐसा सोचिए कि यूपीएससी का ही सिलेबस हो एक तरीके से, तो आप उस तरीके से सोचिए पढ़िए, तो ताकि आपको ऐसा भी नहीं लगेगा फिर यूपीएससी के लिए पढ़ना है ये सारी चीज़ें। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अभी 12th पे ध्यान दीजिए आप, फिर 12th के बाद, ठीक है 12th के बाद देखेंगे फिर, अभी यूपीएससी के पीछे मत पढ़ो। नहीं तो आपके 10th में कितना परसेंटेज बना था? 82। तो फिर मैं बोलूँगा कि फिर आपने नीट वीट के लिए क्यों नहीं सोचा कि आप यूपीएससी की तरफ क्यों मूव ऑन करना चाह रहे हो? नहीं सर, मैं जिस सर से पढ़ रही हूँ बायो, वो मतलब नीट का एग्जाम दे चुके हैं, तो वैसे भी मैं 12th के बाद एक बार नीट का एग्जाम दूंगी। तो फिर आप यूपीएससी के लिए तरफ क्यों मूव ऑन करने की सोच रही हो? मैंने माना कि अभी ग्रेजुएशन तक आप नीट पे फोकस कीजिए, मतलब साथ में पैरेलल आपका ग्रेजुएशन भी चलता रहेगा और उधर साइड बाय साइड आप नीट की भी तैयारी कीजिए। तो मेरा मानना कि फिर ऐसे भी यूपीएससी तो आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे पाओगे, एटलीस्ट आप 3 अटेम्प्ट नीट पे तैयारी कीजिए, नीट में हो जाता तो अच्छा चीज़ है ना। देखो आप, मैं इसीलिए आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ कि अभी आप जस्ट 12th में हो, अभी से यूपीएससी तैयारी करो तो बोर हो जाओगे फिर जिस साल आपको एग्ज़ाम देना रहेगा तब तक फिर आप किसी काम के बचोगे नहीं, ये चीज़ याद रखना, एनर्जी लॉस हो जाता है, आप ये चीज़ समझो कोई बात। तो अभी ज़्यादा बेहतर है कि आप जिस फील्ड में हो, जैसे आप बायो से हो तो नीट की तैयारी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो ज़्यादा अच्छा कैरियर ऑप्शन बनेगा आपके लिए। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, हाँ उधर आप सिलेक्ट होइए, नीट वीट कीजिए, फिर उसके बाद में करिए यूपीएससी की तैयारी, क्या दिक्कत है? ठीक है ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप अपनी 12th की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। ओके सर। ठीक सर हाँ बताइए सर। मेरे 15 क्वेश्चन यही है सर। 15 क्वेश्चन सही हुए हैं? चलो कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं, परंतु मुझे बताओ आपने इस चैप्टर के लिए कुछ पढ़ा था? मैंने जब बोला था कि एटलीस्ट कुछ पढ़ लेना, मैंने 1 वीक पहले बता दिया था कि थोड़ा बहुत देख लेना इसके। सर ज्यादा नहीं पढ़ा था, थोड़ा पढ़ा था, उसमें से वो क्वेश्चंस बने थे। उससे भी क्वेश्चन गलत हुए, मतलब जो पढ़े थे उससे भी? नहीं सर नहीं, उससे कुछ भी गलत नहीं हुआ सर। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो मैं इतना बता रहा हूँ, जब मैं करवाऊँगा ना इन क्वेश्चनों को तो आपको ईजी लगेंगे। रीज़न ये है कि थोड़ा बहुत आप वो फार्मूलाज का ना यूज़ करना नहीं सीख रहे, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ आपको। हाँ सर वो हाँ, थोड़ी बेसिक मिस्टेक्स हुई होगी, अभी सिली मिस्टेक्स हुई होगी, नहीं तो इतना टफ पेपर नहीं था ये। लगभग मैंने मानता है कि 40 क्वेश्चन तो बनने चाहिए। नहीं सर, उसके क्वेश्चन के एंडिंग तक पहुंच रहे थे, लेकिन बाद में आके ना थोड़ा सा हो रहा था, ये नहीं कि बिल्कुल जीरो था, हो रहा था सर। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब सीखना है, परंतु फिर मैं बार बता रहा हूँ सीखना है, बस ये चीज़ रखो, सीखने की एक्टिविटी रखो। हाँ ये बताओ, तुम लोग ऐसे का पेपर देने के लिए रेडी हो? सर हाँ क्या हुआ? कंटेंट नहीं है अभी अच्छा, एनसीईआरटी हो नहीं रही ना, एनसीईआरटी हो जाए अच्छे से तो कंटेंट मिल जाए कुछ। चलो ठीक है, मैं तो एक ऐसे डराने के लिए डाला था, डराना नहीं। अरे आज सर लिखेंगे आज ऐसे वैसे, लेकिन ये कि खुद से लिखो, ठीक है कोई बात नहीं। सुनो, मैं इसीलिए देखो, बात ये नहीं तुम लोगों की तरफ से लापरवाही है ना। अब देखो इस ऐसे में तुम्हारे साइड से मैं क्या बोला था, वीक में 2 ऐसे आप अपनी तरफ से, एक देख के लिखो, एक बिना देखे आप अपनी तरफ से सेंड करने वाले थे, परंतु अभी तक तो मेरे पास किसी का आया नहीं है।
तो मैं इसीलिए सोचा कि तुम लोग लिख। मैं सेंड की हूँ बिना देखे। चलो ठीक है, तुम्हारा चेक किया जाएगा तो फिर ठीक है, मतलब लापरवाही मत करो। देखो मैं सेकंड और फोर्थ वीक की टेस्ट लूँगा, पर मैं फिर भी बारह बता रहा हूँ, पर अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करो, तभी वो जो होगा ना फुल टेस्ट आप तभी अच्छे तरीके से लिख पाओगे जब इधर आप प्रैक्टिस करोगे। सर आपका क्वेश्चन पता है, लगता है सारे पढ़े हैं, बट ना अभी चेक किए ना, बनाए भी सारा बनाए प्रोसेस से, बट सबका आंसर गलत आ गया, सारा गलत हुआ, 18 को सही हुआ। हमको गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराइए मत, वो मैं करवाऊंगा तब देखेंगे। चलो नम्रता बताओ तुम्हारा कितना स्कोर रहा? 15 सही है, 34 किए थे। उठा के फेंकूंगा तुम लोगों को। साइदा तुम बताओ अपना, मैसेज करके बताओ अगर लाइब्रेरी में हो तो, कितने सही हुए तुम्हारे। और लोग कहाँ पे है? अमित अभिषेक ये कहाँ है ये लोग? इक्कीस क्वेश्चन सोल्व हो पाए हैं। हाँ आपने टेस्ट दिया वैशाली? हाँ दिया सर। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके? अभी सर कर रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ। चलो ठीक है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये बैठे बैठे जब तक पूजा का ऐसे चेक कर देते हैं इसी बहाने, तब तक कुछ। और आज मैं खुद भी ऐसे लिख के आया दो तो अब मेरी कहानी सुनाता हूँ तुम लोगों को। देखो मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, आप अपनी चेक करवाइए पहले। अरे मेरा तो कॉपी चेक हो रहा है, वो मतलब मैंने दृष्टि में जमा कर दिया है, वो हो गया। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ मेरा स्टोरी। मतलब तुम लोगों को ऐसा लगता है ना कि देखो दिक्कत यही है, जैसे आज मैं पहली बात तो मुझे बहुत बड़ी टास्क ये थी कि मुझे आज ऐसे लिखना था लगभग ये मान के चलो मैंने लास्ट ऐसे लिखा था फरवरी 2022 में, उसके बाद मैंने कोई ऐसे लिखा नहीं। ठीक है, तो फरवरी 2022 में ऐसे लिखा था, लगभग ये मान के चलो कि 1.5 साल ही हो गया था। अब देखो, अब वहाँ पे मैं गया ऐसे। अब पहली बात तो अपने आप को प्रिपेयर करना कि ऐसे लिखना है, ये बहुत बड़ी टास्क होती है माइंड में, इसीलिए मैं तुम लोगों से ज़बरदस्ती ऐसे लिखवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए एक टास्क होती है तो तुम्हारे लोगों के लिए तो कितनी बड़ी टास्क होगी। अब क्या हुआ कि मैं अब गया टेस्ट लिखने, भाई लिखना तो है, तो पूरी रात पहले सोचा कि भाई सोना भी है, सुबह उठ के भी जाना है टेस्ट देने, कैसे करे 2-2:30 बजे सोया, फिर मैं लिखने गया, मतलब फिर उठ गया था आज। मतलब वो देखो ये एक चीज़ मैंने और देखी, अगर आप प्लान्स कर लेते हो अपने ना नेक्स्ट डे के, तो ऑटोमेटिक नींद भी खुल जाती है, सब काम हो जाता है। अगर आप प्लान रेडी नहीं रखोगे अपना नेक्स्ट डे का, तो फिर चीज़ें फिर बहुत लेट होती है। तो ये चीज़ भी सीखने को मिली मुझे कि अगर आप प्लान्स रेडी रखते हो अपने नेक्स्ट डे के, तो आप अपना प्लान बना के रखा करो। जैसे आज रात को सो रहे हो तो अपना नेक्स्ट डे का प्लान आपके पास होना चाहिए कि मुझे क्या करना, कितने बजे उठोगे, क्या करोगे, तो उससे पढ़ाई एक अच्छी होती है। अब मैं उठ के गया था, तो फिर मैं जब वहाँ पे टेस्ट मेरे सामने आया, तो पहले तो मैं देखा कि देखो बात ये नहीं हुआ कि मुझे दिक्कत ये नहीं कि किसी टॉपिक के बारे में मुझे आता नहीं है, बात ये थी कि मेरे लिए कि लिखूँ कहाँ से, शुरुआत कहाँ से करूँ तो सबसे पहले मैं सोचा कि चलो ठीक है, सबसे पहले मैं पेपर देखा, मैं पहले पानी पीने गया कि पहले पानी पी के आता हूँ, ठीक है, फिर बाद में करेंगे। फिर मैंने टॉपिक चूज़ किया, और उसका कुछ जो होता है उस पर थोड़ा प्रोसीजर करना होता है, सोचना पड़ता। देखो सबसे पहली चीज़ ऐसे मैं इसी बहाने कुछ ऐसे शुरू करूँगा, ऐसी क्लासेस शुरू होगी, आंसर राइटिंग की क्लास बची है अपनी। अब देखो मैंने ऐसे टॉपिक चूज़ किया, सबसे पहले यही काम करना होता है कि 5 या 10 मिनट ले लीजिए आप। जो 8 ऐसे आते हैं ना, उसमें से जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है, तो सेक्शन ए में 4 ऐसे होते हैं और सेक्शन बी में 4 ऐसे होते हैं, तो उनमें से आपको एक चूज़ करना होता है। तो फिर मैंने पहले सेक्शन ए का देखा कि मुझे कौन से लिखना चाहिए था, और ये मैं देखा हूँ दृष्टि वाले ही रिपीट करते हैं। मतलब अब क्योंकि मैं तो मुझे तो पता नहीं कि मैं लगभग ये मान को चलो मैं 2020 से ऐसे लिख रहा हूँ इनका, तो मुझे पता है ये लोग रिपीट करते हैं, मतलब कुछ नया इनोवेशन नहीं है। तो कुछ ऐसे थे जो मैंने ऑलरेडी पहले लिखे हुए थे, तो मैं बोला कि वो तो मैं लिखूँगा नहीं, कुछ नया लिखते हैं जो मैंने नहीं लिखा था पहले। तो एक तो मैंने वो टॉपिक चूज़ किया कि मतलब अच्छे टॉपिक थे, एक वृद्धाश्रम से रिलेटेड था, ठीक है। मैंने चूज़ किया कि भारत में आधुनिकता भी है और साथ में रूढ़िवादिता भी है, तो वो एक टॉपिक चूज़ किया सेक्शन ए में। और सेक्शन 2 में मैंने चूज़ किया कि जब तक महिला और पुरुषों को समान सरोकारों को अगर बढ़ावा नहीं देंगे तो अपन तो विकास अधूरा रह जाएगा। तो ये दोनों टॉपिक थे। अब बात ये थी कि मैं अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। जैसे तुम लोग डिफ़िकल्टी फेस करते हो ना,
परंतु मुझे इतना पता था कि मैं लिखना शुरू करूँगा तो मैं 26-27 पेज, देखो 28 पेज की कॉपी थी वो, तो लगभग मैंने 26 पेज भर के आया हूँ मैं, इसीलिए तुम लोगों से मैं 24 ही भरवाता हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेज भरने की आदत डालो। अब तो फिर सब ऐसी बात है कि अब मैंने थोड़ा बहुत उस पर R&D किया, टॉपिक उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले आप टॉपिक चूज़ कर लो, सबसे पहला काम ये होता है कि 5 मिनट लेके आप, मतलब ये मान के चलो 10 मिनट में आप टॉपिक चूज़ कर लो, सबसे पहला काम ये होता है। उसके बाद में ये करना होता है कि आपको क्या, ठीक है, आपको क्या करना होता है कि उसमें टॉपिक चूज़ करने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि पहला टॉपिक था जो अपना कि भारतीय समाज जो है अभी आधुनिकता तो है ही, साथ में रूढ़िवादिता भी। अब इतना तो मुझे पता लग गया था कि जैसे आधुनिकता के भी है बहुत सारे तत्व, रूढ़िवादिता भी अपन जानते हैं। अब बात ये थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो मेरा ये रहता है हमेशा कि मैं करंट अफेयर से शुरू करता हूँ। करंट अफेयर में मतलब कि रिसेंट कोई घटना ऐसी हो रही है तो वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। मेरा मोस्टली यही रहता है कि लगभग मैं वही सोच के चलता हूँ। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि अब मुझे पता तो लगे था कि चंद्रयान मिशन है, यहीं से शुरू करना है, ठीक है। दूसरी मणिपुर की ये जो घटनाएँ हो रही है, मणिपुर में जो हुई, MP में जो घटना हुई, हरियाणा में जो हुई, तो अब मुझे वहाँ से शुरुआत करना था। अब बात ये थी कि मैं उनको शब्दों में कैसे लाऊँ। अब तो इसीलिए मैं तुम लोगों से ज़बरदस्ती लिखवाता हूँ। रीज़न क्या है कि देखो ये प्रैक्टिस से आएगी चीज़ें। अब चाहे मुझे नॉलेज है, सब कुछ है, पर मैं भी वहाँ लिखने बैठूँगा तो मुझे भी दिक्कत होती है, ये चीज़ समझो कोई बात। तो इसीलिए फिर मैं स्टार्टिंग में अब जैसे मैं पहली लाइन लिखा कि मैंने लिखा कि अभी हाल ही में चंद्रयान मिशन जो लॉन्च हुआ, मतलब उसकी सफलता को देखते हुए सभी भारतवासियों को मतलब खुशी होने का मौका मिला। परंतु वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत के ही राज्यों में, जहाँ पे मणिपुर में जो घटना देखने को मिली, MP में जो घटना देखने को मिली कि दलित पे पेशाब करना, और जो हरियाणा में जो घटना हुई, जो नूह की घटना है, जो धार्मिक हिंसा हो रहे हैं, तो इससे तो एक यही दोनों चीज़ें लगती है कि एक तरफ तो अपन चंद्रयान मिशन मतलब चंद्रमा में पहुँच रहे हैं, दूसरी ओर है कि वही घटनाएँ अपने को देखने को मिल रही है जो सदियों से अपने को चलती आ रही है। तो मतलब ये देखो, अब मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, परंतु आपको बस वही है कि शब्दों के साथ खेलना होता है। अब यही घटना आप लोगों के सामने है, आप इस चीज़ को किसी अलग तरीके से लिखोगे, तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ें सीखनी है कि कैसे जो आप करंट अफेयर जो पढ़ते हो उसको कैसे यूटिलाइजेशन करना है। तो फिर मैंने वहाँ से शुरुआत किया। फिर मैंने स्टार्टिंग में लिखा कि देखो ये विरोधाभास तो हमेशा पाए जाते हैं कि आधुनिकता के तत्व भी साथ में चलते रहते हैं, साथ में अपने की जो है रूढ़िवादी तत्व भी चलते रहते हैं। फिर मैंने उसमें एक दिल्ली वाला एक उदाहरण दिया। उसमें बुराड़ी में क्या होता है कि 12 फैमिली मेम्बर थे, वो सारों ने सुसाइड कर लिए थे एक साथ। तो ऐसी घटनाएं सोचो कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ राजधानी है देश की, वहाँ पे जब ऐसी रूढ़िवादी तत्वों के कारण वो मतलब उनका ऐसा था कि स्वर्ग मिलेगा ऐसे करके, तो उन्होंने सुसाइड किया। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि एक तरफ अपन देख रहे हैं कि महिलाओं की जो अपन चाहते हैं कि इकोनॉमी उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, तो दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक इशू है। ये इशू इसलिए है कि अब महिलाओं को अपन उस लायक मानते ही नहीं कि वो जॉब करे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक हो गया। मतलब मॉडर्निटी में फिर मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको एग्जांपल लेने पड़ेंगे। तो मैंने बस जस्ट एग्जांपल लेके पर मुझे इतना पता है, मैंने इतना गंदा ऐसे लिखा है, मैं खुद से चेक करूँगा तो मुझे 40 नंबर भी नहीं दूंगा मैं अपने आप को दोनों ऐसे में। अब देखते हो कितने नंबर मिलते हैं, पर मुझे पता वो दे देंगे 60-70 नंबर दे देंगे, पर मुझे पता मैं खुद से चेक करूँगा तो मैं 40 नंबर भी नहीं दूंगा। तो यही मैं बता रहा हूँ कि देखो सेम प्रॉब्लम मैं भी फेस करता हूँ, पर मैं बार बता रहा हूँ, आप लिखोगे ना, लिखने बैठोगे ना, तभी ये चीज़ें दूर होगी। और थोड़ा बहुत ये मैं इसीलिए बोलता हूँ कि एक संडे आप लोग यही काम कर लिया करो। एक ऐसे मतलब 10 टॉपर के ऐसे पढ़ो, फिर एक टॉपिक चूज़ करो, फिर उसको देख के लिखो, ठीक है। फिर एक दूसरा ऐसे खुद से बिना देखे लिखो। अगर ये प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे में नंबर आएंगे अच्छे खासे। अरे यही करना है ऐसे का काम। तो ऐसे का लिखोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, लापरवाही मत करो अपनी तरफ से। और ये रहा कि मैं फर्स्ट और थर्ड संडे को मैं ऐसे लिखूँगा, तुम लोग सेकंड और फोर्थ को लिखोगे, तो मैं भी अब आप लोगों के बराबर ही ऐसे लिखते रहूँगा, ठीक है। धीरे धीरे जो मेंस वाले क्वेश्चन है वो मैं भी लिखूँगा तुम लोगों के साथ, ठीक है। तो पूजा तुम्हारा ऐसे चेक करें, कीजिए सर। टेलीग्राम पे भेज दिया था। हाँ सर। वो आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में भेजा करो, तुम उधर पर्सनल भेजती हो ताकि और लोग भी पढ़ ले, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आगे से। वो आंसर राइटिंग वाला ग्रुप इसीलिए मैंने ओपन करके रखा है, तो उसी में भेजा करो, ज़्यादातर अच्छा यही होगा। सर मैंने पढ़ी ना ऐसे लिख के, तो फिर से मुझे ना कहीं कहीं त्रुटि लगी, तो मतलब ऐसे लिख लेता हूँ तो उसके बाद कमियाँ दिखती है, पता नहीं उस टाइम में कमियाँ नहीं दिखती है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अभी देखते हैं।
अगर कोई किसी ने कुछ लिखा है तो वो भेज देना, मैं चेक कर दूंगा। अभी अपन उसी लिए बैठे हैं। और किसी के जो डाउट सेशन थे वो भी ले लेंगे अपन। ये बताओ स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? नो सर, ब्लैक दिख रहा है। रुक जाओ इतने। अभी दिख रहा है? अब बताओ, दिख रहा है स्क्रीन? अब भी दिख रहा है। हाँ सर। दिख रहा है ना हाँ स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? हाँ सर। ये बताओ तुम्हारा नाम प्रिया है या पूजा है? सर पूजा है। फिर तुम प्रिया का ही बताई थी मुझे। सर हम कहाँ बताए थे, बस उस टाइम में लिखा था हम, तो आप हमको ना बोलने लगे तो उस टाइम में पूरा लिखा ही नहीं था, तो इस वजह से। अच्छा चलो ठीक है। ये क्या है? ये तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है या ऐसे है ये? अच्छा नीचे कीजिए ना, वो ना बाद में चेक कीजिएगा। ये बाद में चेक करो। हाँ सर, पहले ऐसे चेक कीजिए। तो ऐसे किधर है ये बताओ आप। सर उसी में है। ये वाला? हाँ उसी पे क्लिक कीजिए ना, नीचे में ऐसे है। नहीं है, देखो यही है। 6 पेज बाद। अच्छा इसी में? सर पी। हाँ सर ये वाला? वही है। हाँ सर। ये धर्मेंद्र जाखड़ का तो पढ़ के ना लिखा था कहीं? सर हमको नहीं मिला, बस मतलब इसके लिए ना हम गूगल पे पढ़े थे। लगभग में 1 सप्ताह में 2, कभी कभी टाइम मिलता था 5-10 मिनट पढ़ लिया करते, तो उसके बाद ना बुक वगैरह पढ़ते थे, तो जितना हमको अपने याद रहा उतना ही लिखे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो मैं एक बात बताता हूँ ना, जैसे आज मैं टेस्ट देने गया ना, अब देखो अभी मेंस भी चल रहा है ना, दृष्टि वाले क्या करते हैं ना, मेंस वालों को भी अलाउ करते हैं। जो भी मेंस लिख रहा होता है ना, तो उनको भी अलाउ करते हैं कि जो भी टेस्ट होते हैं आप वो टेस्ट दे सकते हो फ्री में, है ना। तो मुझे लगा कि भाई क्लासरूम भरा हुआ होगा। चलो आप सोचो कितने लोग टेस्ट लिख रहे होंगे आज। और ये सोच के चलो कि 15 दिन में होता है, और दृष्टि में अभी लगभग 5000 के समथिंग स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे। तो आप सोचो कितने टेस्ट देने आए होंगे, कितने लोग टेस्ट देने आए होंगे, बताइए। अनुमान बताओ कितने लोग टेस्ट देने आए होंगे। अभी दृष्टि में लगभग 5000 के समथिंग स्टूडेंट है। ऐसे का टेस्ट था, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे का टेस्ट देने आए होंगे आप सोचिए। सर 1000 बच्चे तो जरूर आए होंगे ना। शाबाश। और जिसमें भी है ना यूपीएससी वाला अलग ऐसे थे और स्टेट पीसीएस वाले भी थे। अब हकीकत में बताऊं, यूपीएससी वाले थे ओनली 2 या 3। अब 2-3 थे स्टेट पीसीएस वाले। अब सोच लो आप। इसीलिए बता रहा हूँ ना, देखो। आज किसी ने कॉल किया था, एक लड़की थी जो मेरे से लगभग 2-3 साल से जुड़ी हुई है। तो उसने कॉल किया था, तो मैंने वो बोले कि सर मैं डिप्रेशन में हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा तैयारी। तो मैंने पूछा कि आज तक आपने 3 साल की तैयारी में कितने ऐसे लिखे हैं? तो बोली कि एक लिखा था, जो भी आधा लिखा था, मतलब 2-3 पेज का। देखो ये होता है, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि देखो यही गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट लोग। यहाँ पे सब लोग प्री की तैयारी करते हैं, और मैं फिर बता रहा हूँ प्री की तैयारी करने वाला को यूपीएससी कभी नहीं होगा। जब तक आप कंबाइन करके पढ़ाई नहीं करोगे ना, प्री प्लस मेंस, तब तक कभी यूपीएससी नहीं निकलेगा, ये चीज़ याद रख लेना। तो वही मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ कि देखो यही होता है। अब देखो वहाँ दृष्टि में इतने लोग हैं, पैसे दे रहे हैं, 2-2 लाख रुपए देने के बावजूद भी टेस्ट देने नहीं आते। अब देखो एटलीस्ट मेरी तरफ से मैं तुम लोगों को डांट सकता हूँ, वहाँ पे कोई नहीं डांटने वाला, इसीलिए कोई देने भी नहीं आता है। एटलीस्ट मैं तुम्हें पूछ लूँगा भाई काहे नहीं टेस्ट दे रहे हो, तो एटलीस्ट यहाँ पे आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी तो है। तो यही चीज़ होती है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि यही लोग गलतियाँ करते हैं। चलो कोई नहीं, अपने लिए फ़ायदा भी है। चलो कंपटीशन बढ़िया, अपन ईमानदारी से लिख लेंगे तो काम हो जाएगा। सर मैं तो रूटीन ही बना ली हूँ कि मुझे ना सैटरडे को लिख लेना, उसके बाद ना मतलब देर रात तक, उसके बाद संडे को सो जाना है। लेकिन ना सैटरडे को लिख के सोना है। हाँ ये नियम बनाओ। मैं बता रहा हूँ ना, देखो कुछ रूल रेगुलेशन से चलोगे ना तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। चलो ठीक है। उसके बाद ना जो अभी से पढ़ेंगे अगले ऐसे के लिए हम, मतलब जो 5-10 मिनट टाइम रहेगा जितना दिन में पढ़ लेंगे 1 सप्ताह तक में। चलो ठीक है, ठीक ऐसे नहीं करते। चलो छप्पर मरम्मत, देखो ये थोड़ा सही लिखना सीखो। सर
मैं पढ़ती जाती हूँ, मेरी राइटिंग बहुत गड़बड़ है, क्या करूँ? मैं पढ़ लूँगा, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, सुनो। छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। तो ये अंडरलाइन भी किया करो, ठीक है। अब देखो, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते बसाए। इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, ये आपको याद तो नहीं होगा। सर ये तो मतलब बचपन में हम लोग दोहा पढ़े थे, वो वाला है ना, बच्चा सबको भी बुक पढ़ाते उसमें भी ये दोहा है। अच्छा, तो आपको याद था मतलब? ये सर मतलब पहले भी अभी भी मतलब बच्चे सबको बुक पढ़ाते हैं तो उसमें भी अच्छे अच्छे दोहा रहते हैं, तो हम उसको ना देखते रहते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया। अब देखो, यहाँ पे जब भी लिखो ना, जैसे मैंने भी आज अंबेडकर के कोट से शुरू किया था, तो मैं जैसे यहाँ लिखा अंबेडकर, फिर मैंने लिखा अंबेडकर के कथन के अनुसार, मतलब जो भी इस कोट में बताना चाह रहे, तो ऐसे लिखोगे तो थोड़ा अच्छा फ्लो बनता है, ठीक है। किसी भी कार्य को करना ये क्या है? करना क्या? चलो आप ही पढ़ो। किसी भी कार्य को करने या उसे सफल बनाने के लिए हमें सही निर्णय और सही समय का चयन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि निर्णय और समय दोनों दो पहिए होते हैं जिन पर चलकर हम अपना कार्य सिद्धि को उचित ढंग से कर पाते हैं। अर्थात सही समय पर गलत निर्णय या गलत समय पर सही निर्णय का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसके बाद छप्पर का सांकेतिक अर्थ यह भी हो सकता है कि हम किसी चीज को सुरक्षा प्रदान करें, जैसे कि हमारे लिए देश या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार, न्यायालय, पुलिस, प्रशासन आदि हमारे तमाम देशवासी के लिए छप्पर का काम करती है, जिसके ऊपर हमें मुसीबत से बचाने की अर्थात छप्पर मरम्मत करने की दो कारण हो सकती है, एक प्रत्यक्ष कारण और दूसरा परोक्ष कारण। ऐसे बनाने से बचा करो, ये ऐसे नहीं बनाना, ऐसे में नहीं बनाने का प्रयास करना। पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। ये जीएस में लिख सकते हो, पर ऐसे में बचा करो इन चीज़ों से। तो लगा सर यहाँ पे दे देंगे तो सही रहेगा, तो इस वजह से दे दिया। प्रत्यक्ष का सांकेतिक अर्थ होता है कि छत से पानी टपकता हो उसका मरम्मत करना, और परोक्ष कारण का अर्थ होता है, इसका अर्थ है कि हमारे देश में पुलिस, प्रशासन, सैन्य, नियम कानून, संविधान आदि का मरम्मत। तो ऐसे यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें छप्पर मरम्मत करने के लिए, जैसे कि ऊपर की बात किए हैं कि सही या उचित कार्य करने के लिए कार्य सिद्धि का होना आवश्यक हो जाता है, नहीं तो असफलता का होना निश्चित हो जाता है। इस बात को हम एक पंक्ति में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो जब धूप खिली हुई हो तो हमें छप्पर मरम्मत करने में सहज हो सकते हैं। अगर हम बारिश के समय छप्पर को मरम्मत करें तो पानी टपकती ही रह जाएगी, अर्थात हमें छप्पर मरम्मत करने के लिए सही समय, निर्णय का चयन और उचित ढंग से करना चाहिए, जिनसे मरम्मत मजबूत व अच्छा हो सके, या फिर समय व निर्माण का चयन बारिश के बाद करनी चाहिए। सरल शब्दों में समझाए तो हमें युद्ध के लिए शांति प्रस्ताव युद्ध से पूर्व या युद्ध के बाद खिली हुई धूप अर्थात खिली हुई धूप में ही रखनी चाहिए, जिनसे शांति प्रस्ताव को स्वीकार या मरम्मत किया जा सके। इसीलिए हमें खिली धूप का इंतजार करके किसी भी काम को सही साबित करना चाहिए, नहीं तो प्यास लगने पर कुआं खोदने वाली हास्यपद जैसी कहावत हो जाएगी। फिर ये सब जो थोड़ी ना मतलब ये हास्यपद ये सब टॉपिक मुझे नहीं पता, तो उसको मैं ग्राफ में नोट करते जाती थी जब पढ़ती थी। तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो थोड़ा लिंकेज आपका नहीं दिख रहा है, थोड़ा लिंकेज होना सीखो, ठीक है। अभी एक और ऐसे पढ़ेंगे, यही ऐसे पढ़ेंगे अपन, धर्मेंद्र जाखड़ वाला ऐसे पढ़ेंगे, ठीक। चलो पढ़ो। बहुत अच्छा है ऐसे वाला, हम पढ़े हैं। हाँ, वो पढ़ेंगे अपन। 160 प्लस नंबर आए हुए हैं उस बंदे के ऐसे में, तो पढ़ना चाहिए, वो अच्छा लिखता है।
छप्पर के अन्य संदर्भ में विचार करें तो अगर जनता के द्वारा चुनी सरकार कुशल व संविधान का उल्लंघन या कानून व्यवस्था को उचित व्यय में न चलाए तो हमें सही समय आने पे सरकार को बदल देनी चाहिए, जिनसे कि देश की कानून व्यवस्था बनी रहे। उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर भारत में सभी जनता एकजुट होकर के 1857 की क्रांति में ब्रिटिश के विरुद्ध हो जाते तो भारत को 1947 में आजादी न मिल के बल्कि 1857 में ही आजादी मिल जाती। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य के लिए खिली धूप का इंतजार आवश्यक है। ऐसे भी एक अच्छा नेता व युद्ध वही होता है जो उचित समय के साथ किया गया हो। उदाहरण स्वरूप हम मौर्य काल में धनानंद के अत्याचारों के विरुद्ध चाणक्य ने समय के अनुकूल परिस्थिति के रहते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को एक अच्छी नीति से प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देके मौर्य वंश की स्थापना किए। वहीं आधुनिक काल में उसी नीति को आधार बनाकर महात्मा गांधी ने भारत में अनेक बड़े से बड़े आंदोलन किए, परंतु वो हर आंदोलन को योजना से तैयार किए, अर्थात जब धूप खिली थी तब वो आंदोलन का शुरुआत या मरम्मत किए। एक पंक्ति से कल करे सो आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी मोहरी करेगी कब। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में दिल्ली में को भारी बारिश व बाढ़ का सामना करना पड़ा है। यदि मानसून आने से पहले ही इसकी उचित ढंग से उपाय को अपनाया जाए तो बाढ़ से क्षति की संभावना कम हो सकती थी। उपर्युक्त विचारों से हमें यह समझना चाहिए कि अनुकूल परिस्थिति के रहते हुए आपदा बाढ़ बारिश से निपटने के लिए समय रहते छप्पर की मरम्मत कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम आपदा आने के बाद उससे उचित ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मणिपुर की घटना में अगर भू विवाद पहले से ही ध्यान में रखते हुए उस पर समय रहते मरम्मत कर लेते तो महिलाओं के साथ अत्याचार होने की संभावना अर्थात छप्पर मरम्मत खिली धूप में ही हो जाती, पानी टपकने की संभावना नहीं होती। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या कहते हैं। महात्मा गांधी। इस पंक्ति का सार तत्व यह है कि भविष्य में निर्णय व समय का चयन करने से पहले भूत के निर्णय से कुछ सीख लेना चाहिए ताकि छप्पर मरम्मत करने में उचित निर्णय ले सके। जैसे कि भारत में कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए समय रहते सरकार ने पूरे भारत में लॉकडाउन जैसी व्यवस्था की। यहाँ सरकार ने भूतकाल की असफलता से सीखकर वर्तमान में सही निर्णय लेकर के पूरे देशवासी को भविष्य का मार्गदर्शन प्रशस्त किया। सरकार समय रहते कोविड-19 से निपटने के लिए समय रहते उचित निर्णय लेकर अनेक वैज्ञानिकों को कोविड-19 से निपटने के लिए छप्पर मरम्मत या अनेक वैज्ञानिक को दवाई बनाने व परीक्षण करने के लिए प्रयास किया जाने लगा, जिनसे खिली धूप में छप्पर मरम्मत का काम कराकर सरकार ने वैज्ञानिकों के द्वारा दवाई का परीक्षण में सफलता अर्थात छप्पर मरम्मत या बारिश से पहले हासिल किया, जिनसे भारत में जनता की जान को खतरा निकलवाने में कोविड-19 की टीका लगवाने और भारत को सुरक्षा प्रदान किए अर्थात छप्पर मरम्मत किए और भारत से कई अन्य देश भी दवाई खरीदी, जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हुई और भारत सरकार अपने छत की मरम्मत करने के साथ साथ अन्य देशों की भी छत मरम्मत करने में सहयोग प्रदान किए व सफलता हासिल की। ये निष्कर्ष मत लिखा करो, ठीक है? ऐसे मत लिखा करो, ऐसे लिखा करो निष्कर्ष तो हम कह सकते हैं, वैसे लिखा करो, ऐसे अलग से निष्कर्ष मत लिखा करो। और निष्कर्ष थोड़ा बड़ा लिखो, लगभग 75 शब्दों को होना चाहिए, ठीक है? तो निष्कर्ष छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो, उपरोक्त परिस्थिति में भी पहले की गई तैयार सफलता पर। ठीक है, मतलब आप लोग फीडबैक दो कैसा लिखा है इसने ऐसे बताओ शना।
दूसरा बताइए आप। सर मैं लास्ट का नहीं सुन पाई, वो लेफ्ट हो गई थी। ठीक है, मतलब जो मैं चाह रहा था आप लोगों से, इसने वो किया है, मतलब ये मोल्ड करना सीख गई है। ऐसे की जो डिमांड होती है उसके साथ चीज़ों को मोल्ड करना। एग्जाम्पल भी अच्छे रहे, करंट अफेयर के भी, मतलब जो करंट में भी जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसने वो भी एग्जाम्पल दी, मतलब बढ़िया ऐसे है। जो इसकी जो गलतियाँ है, एक तो आप थोड़ा राइटिंग में, फिर बता रहा हूँ बच्चों वाली कैके वाली लो आप, मैं सही बता रहा हूँ। एक तो वो गलती, थोड़ा शब्द सही नहीं बनते आपसे। दूसरी जो गलती है आपकी वर्तनीय शुद्धिया गलती है आप, ठीक है, सही शब्द भी अभी भी नहीं लिख पा रहे हो आप, बहुत गलती है। तो ये नेगेटिव जब पहले से थोड़ा कम हुआ है ना, पर थोड़ा कम हुआ, पर फिर भी बता रहा हूँ अभी भी ये मान के चलो कि आप 60 वर्ड गलत ही लिख रहे हो। 100 अगर कोई वर्ड्स लिख रहे हो तो 60 वर्ड्स गलत ही लिख रहे हो आप। तो अभी उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और थोड़ा बहुत जो आपको काम करने की आप सीख गए हो, जो मैं चाह रहा था, बस ये थोड़ा ये लिंकेज करना सीख जाओ। बस पैराग्राफ जब भी चेंज करते हो, तो मैंने ये बोला था कि पैराग्राफ की जो एंड होती है, तो वहाँ से फिर अगले पैराग्राफ में शुरू करने के लिए वो जो वर्ड्स होते हैं, यदि जैसे मैंने आज भी लिखा था, यहाँ ऐसा भी है, वहाँ जैसे मान लो मैंने वहाँ एंड किया तो यहाँ ऐसा भी देखने को मिलता है, इससे ये समझने को मिलता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो लिंकेज वर्ड करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ओवरऑल कंटेंट अच्छा है। अच्छा लगा मुझे कि आपने मेहनत किया, और मेरा मानना है कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे इस ऐसे में। तो बस गलतियाँ थोड़ी वर्तनीय शुद्धिया सुधारो। और फिर भी मैं बोलूँगा कि ये अच्छा ऐसे आपने, मतलब अच्छा ऐसे लिखा है, तो मैं मेरी तरफ से 15 से 20 नंबर के बीच में आपको मिल जाएगा इसमें। अब मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे कम नंबर मैं देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपकी जो कमियाँ हैं आप उनको दूर कीजिए। अभी इसी ऐसे में आपको आराम से 40 से 50 नंबर ही मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। और बात है कि अभी यही मान के चलो, आप कमियां हैं उसको सुधारने का काम करो। जो वर्तनीय शुद्धियाँ है आपकी, शब्द सही से नहीं बना पा रहे हो, फ्लो जो है वो नहीं, थोड़ा बहुत मेंटेन नहीं है कंटेंट के लेवल पे, और जो चीज़ें आप मोल्ड करना मैं चाह रहा था आप लोगों से वो सीख गए हो आप, तो अच्छी बात है। और वो धीरे धीरे जो कमियाँ हैं आप उस पर काम कीजिए, हो जाएगा दूर। ठीक है। फिर मेरी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कोई पैराग्राफ बदलना चाहते हैं तो वो पैराग्राफ मतलब जो नीचे लिखेंगे ना, वो बात को जो है ना ऊपर में हम नहीं बता पाते हैं अच्छे से कि हम नीचे क्या लिखने कोई बात नहीं, अभी वाले देखो हैं। धर्मेंद्र जाखड़ का भी अपने ऐसे पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। ठीक है। इस बंदे के 160 तक नंबर आए हुए हैं। अब मैं फिर बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम यही फ़ायदा है। तो हिंदी मीडियम में ना ऐसे में नंबर आ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के नहीं आते ऐसे में इतने नंबर जितने हिंदी मीडियम वालों के आते हैं। और दूसरी बात, हर कोई प्राप्त कर सकता है, ये चीज़ याद रखना। तो लिखते रहो, मैं फिर बता रहा हूँ जो चीज़ें बता रहा हूँ, 10 ऐसे टॉपर्स के पढ़ो, फिर एक ऐसे देख के लिखो। ठीक है, अरे एक फिर दोबारा बिना देखे लिखो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इस ऐसे को पढ़ते हैं तो यहाँ से कुछ कुछ अच्छी चीज़ें निकालेंगे अपन। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। देखो इसने भी इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया है, अंडरलाइन करोगे तो और भी अच्छा रहेगा। जैसे मैं भी आज जब लिखा था तो ऐसे किया था। ठीक है, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। ठीक, अब ध्यान से देखना। तो मैंने बोला था कि ऐसे का जैसे मोस्टली शुरू होता है कि कोर्ट से भी शुरू कर सकते हो, स्टोरी से भी शुरू कर सकते हो, या करंट अफेयर से शुरू कर सकते हो, जैसे इन्होंने कोर्ट से शुरू किया। और मैं भी मोस्टली कभी कोर्ट से शुरू करता हूँ या करंट अफेयर शुरू करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे कौन सा फिट होगा। मैं बता दूंगा जब ऐसे कि अपन पहले ही कुछ क्लासें लेंगे तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं ऐसे शुरू करने की, ये सारी चीज़ें। ठीक, अब देखो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले होगी बहुरी करेगा कब। ठीक है, जैसे पूजा ने भी लिखा था। ठीक है, इन्होंने भी लिखा। अभी देखो ये अच्छी बात है यूनिटेड कॉमा में करना। ठीक है, ये 111 लाइन 22 लाइन, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब देखो मैं वही चाह रहा था, जैसे ऐसे लिखा करो कि कबीरदास जी की उपयुक्त पंक्ति। मैं कितनी बार बोला हूँ, जब भी आप कोई पंक्ति लिखते हो तो उसको एक्सप्लेन करो। ऐसे में कहीं पे भी आप कोट्स का यूज़ करो, तो कोट्स का यूज़ करके नहीं छोड़ना आपको उसको ऐसे के कोरिलेशन में साथ में फिट बैठाना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये बंदा यही करेगा, कबीरदास जी की। अब देखो जी लगाना, ये थोड़ा सीख लेना कि रेस्पेक्टेड मैनर में लिखा जाना चाहिए, जैसे मान लो भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, ये चीज़ भी याद रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके नंबर बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि उपयुक्त पंक्तियाँ निबंध के विषय के साथ सही प्रतीत होती है, कि कोई भी समस्या बुरा व्यक्त आने से पहले ही हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। अब देखो यहाँ थोड़ा इसकी गड़बड़ी हुई है,
और वाक्यांश रिपीट हुए, पहले से ही हमें तैयार रहना चाहिए, डायरेक्ट ये आ जाता, ये रिपीट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, वो होता है, कोई बात नहीं। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एरर सबसे होती है, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे नहीं मेरे भी ऐसे पढ़ोगे तो कुछ में कुछ गलतियाँ मिल जाएगी। ठीक है, तैयार रहना चाहिए ताकि उन समस्याओं का मुकाबला हम आसानी से कर सकें। यदि हम विषय को गहराई से समझें तो इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है, अच्छा और बुरा समय आता जाता। देखो इसने ये जो अंडरलाइन करने का है ना, ये भी किया करो, अच्छे अच्छे जो वर्ड्स होते हैं या मान लो अच्छी लाइन्स आप डाल रहे हो तो उसको अंडरलाइन करना चाहिए। ठीक है, अच्छा और बुरा समय आता जाता है, लेकिन अच्छे समय में हम उन पलों का आनंद उठाते हुए भविष्य की परेशानियों के लिए पहले से तैयार रहकर प्रबंधन करते तो बुरे वक्त से बच सकते हैं। ठीक, अब एक चीज़ याद रखना कि बेस्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है, बस एक चीज़ ये याद रखो कि जब भी कोई बंदा इंट्रोडक्शन पढ़े तो वो इस टॉपिक को समझ जाए कि आखिर में टॉपिक क्या है, तब तो आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख रहे हो। ये चीज़ याद रखना हमेशा। तो देखो, छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई है, तो मतलब कि एक अच्छे टाइम की बात, मतलब एक आप पहले से सिचुएशन के लिए रेडी हो जाते हो, तो वही सारी चीज़ें, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये फिट बैठा, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो ये अच्छा किया इसने। अब देखते हो आगे, अब देखो ये चीज़ समझना बच सकते हैं। अब देखो यहाँ से कैसे लिंकेज करा, ये चीज़ समझना। अब हम मतलब कि ये जो लिख रहे थे, अब हम उससे आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम विषय को विभिन्न पहलुओं से समझने का प्रयास करते हैं। क्या आने वाले बुरे वक्त का हम समय पर प्रबंधन कर सकते हैं? देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना, ये तो चीज़ें समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम आने वाले संकट के लिए पहले से तैयार नहीं है तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? अब देखो ये शैली होती है क्वेश्चन आंसर राइटिंग शैली। मैं भी बहुत सारी मैंने ऐसे इस शैली में भी लिखे हैं, और मैं करवाऊँगा जो मैंने ऐसे लिखे हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, क्या आने वाले संकट को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है? आइए अब विभिन्न पक्षों के द्वारा ये समझने का प्रयास करते हैं कि जब धूप खिली हुई होती है तब छप्पर मरम्मत करने का सही समय होता है। मैंने क्या बोला, देखो ये रिपीट होते रहना चाहिए आपके, ये सबसे मेन चीज़ होती है, ताकि आप खुद भी नहीं भटकोगे और एग्जामिनर के माइंड में चलता रहेगा अच्छा इसके बारे में ऐसा लिखा जा रहा है। ये ना एक अच्छे नंबर लाने का तरीका होता है। ठीक है, पता लगा आप भी लिखते लिखते कहीं भटक गए हो और एग्जामिनर भी चेक करते करते कहीं भटक गया तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ याद होती है, ये लिखना चाहिए। ठीक, अभी हम आज़ादी का जश्न मना ही रहे थे कि 1962 में चीन, अब देखो इसने शुरू किया पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, चीन ने भारतीय सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। इस समय ये युद्ध के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि हमारे पास सैन्य व रणनीतिक तैयारी नहीं थी, इसलिए भारत के मुकाबले चीन का पलड़ा भारी रहा। वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध से सीख लेकर हमने अपनी सैन्य व रणनीतिक क्षमताओं में वृद्धि की और इसका परिणाम ये रहा कि 1965 और 71 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत की मजबूती दिखी गई। हाल ही में प्रकाशित वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक काफ़ी नीचे रही। उसका बड़ा कारण महिलाओं के अवसरों में कमी रहा, साथ ही आए दिन महिलाओं के साथ हिंसा अत्याचार जैसे मामले देखने को मिलते हैं। यदि समय रहते इन मुद्दों को नहीं सुलझाया गया तो हमारे देश का सतत व समावेशी विकास का लक्ष्य कैसे पूरा हो पाएगा? हालांकि हमारी सरकार के द्वारा समय समय पर लैंगिक समानता के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि जननी सुरक्षा योजना आदि। अब देखो जो मुझे ऐसे में लग रहा है, ठीक है, अब देखो ये बंदा क्या करेगा, मैं समझ में आ गया। ये बंदा जैसे मान लो पहले हिस्ट्री से लिख दिया, ठीक है, एक इंडियन सोसाइटी से लिख दिया, तो ये तरीका होता है कि GS 1 से लेके GS 4 तक आप जा सकते, देख लेना ये बंदा उसी तरीके जाएगा। अब बस इसमें जो थोड़ा तेज लग रहा है ना कि अब ये क्या हो गया ना, एक थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप से लिख रहा है। अब देखो यहाँ पे जो भाषा शैली थी इसकी, ठीक है, कि ये जो शैली होती है कि तो फिर आप इसी शैली में आंसर लिखो, मतलब वो ज़्यादा परफेक्ट तरीका माना जाता है कि मतलब जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन राइज किए तो उसी क्वेश्चन के आंसर राइटिंग, मतलब फिर उसका आंसर लिखो आप। अब ये फिर यहाँ से एक अलग ऐसे टाइप से बन रहा है आपका, ठीक है, सबका अलग अलग तरीका होता है। अब देखो अगला, जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल की 6ठी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि यदि वर्तमान कार्बन उत्सर्जन की दर को कम नहीं किया गया तो इसके विनाशकारी प्रभाव को रोका नहीं जा सकता। हाल ही में उत्तरी भारत में भारी वर्षा में बाढ़, आर्कटिक के ग्लेशियर का पिघलना और यूरोप की हीट वेव आदि नकारात्मक प्रभाव नजर भी आने लगे। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक प्रयासों जैसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के माध्यम से वैश्विक तापमान और कार्बन उत्सर्जन के मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए हाल ही के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखा है। अब देखो यही मैं बता रहा हूँ, देखो जो इसने लिखा पूजा ने, अब देखो इसमें और उसमें वो डिफरेंस करना। पूजा का ऐसे है ना, कंपैरिजन टू, मतलब इसके बस इस बंदे के पास क्या थोड़ा नॉलेज है, एक्स्ट्रा कंटेंट है, तो ये क्या चाह रहा है कि मैं सब कुछ यूज कर लूँ, ठीक है। पूजा के पास सीमित नॉलेज है, कम नॉलेज है, परंतु ऐसे में फिर मैं बार बता रहा हूँ, नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। आप चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो ईजी वे में,
वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसे याद रखना। अब देखो पिछले 2-3 वर्ष कोविड-19 की महामारी के रहे। अब देखो ये पूजा ने भी एग्जाम्पल दिया था, संपूर्ण विश्व ने इसके नकारात्मक प्रभाव को झेला, कई लोगों ने अपने को खोया। यदि हमारी स्वास्थ्य अवसंरचना मजबूत होती और समय रहते हम इन समस्याओं को पूर्वाकलन कर पाते तो निश्चित रूप से इसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता था। हालांकि दूसरी तरफ संपूर्ण विश्व ने मिलकर कोविड के खिलाफ वैक्सीन बनाकर सफलता अर्जित की और अब कई देशों ने अपने रिसर्च मिशन शुरू किए हैं जो उस वक्त में महामारी से निपटने में सहायक सिद्ध होंगे। हाल ही में प्रकाशित खास संकट पर वैश्विक रिपोर्ट, अब देखो यही लिंकेज इसके भी ऐसे में नहीं दिख रहा, डायरेक्ट ऐसा लग रहा है कि ये अलग अलग सेक्शन लिखते हुए जा रहा है बस। देखो मैं फिर भी बता रहा हूँ ना, कमियाँ मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब मेरा है कि आप लोग ये सीखो कि ऐसे नहीं लिखा जाता कि मतलब डायरेक्ट आप एक अलग टॉपिक लिख दिया जाए। जैसे मैं बताऊँगा कुछ परफेक्ट ऐसे कुछ क्या होता है ना, उसमें यहाँ पे देखो यहाँ पे एंडिंग होते हुए अगला के पार्ट शुरू का मिल जाएगा कि वो अगला क्या लिखने वाला। अब ये देखो जंप कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा नहीं रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ऐसे में मैं बताऊँगा, देखो बहुत सारे टॉपर को अपन पढ़ेंगे तो इससे पता लगेगा। हाल ही में प्रकाशित खास संकट में वैश्विक, देखो कंटेंट इसका अच्छा है, शानदार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, लेकिन बीच में लिंक टूटी हाँ है, लिंक टूट रहा है ना, वो जंप मार रहा है एक सब्जेक्ट से दूसरे, जब दूसरे सब्जेक्ट में तीसरे सब्जेक्ट में, वो सही तरीका नहीं है मेरा मानना है व्यक्तिगत, ठीक है। पूरा कंटेंट उड़ेल दिया इसमें, मतलब बीच बीच में पूरे, मतलब जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, हाँ वो कंटेंट उसने जो है उससे यूज किया है बस, ठीक है। अगला पढ़ते, ठीक है। हाल ही में प्रकाशित खास संकट में वैश्विक रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में 700 मिलियन से अधिक लोग भूख से पीड़ित है। यदि समय रहते इन समस्याओं से सावधान नहीं किया गया तो आने वाला भविष्य कुपोषित होगा। हालांकि दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ के समावेशी लक्ष्य 2 के भुखमरी को कम करने का प्रयास है। देखो ये अच्छी चीज़, अब ये लिखना है, सारी चीज़ें जारी है। वहीं हमारे देश में खास सुरक्षा कानून के तहत सभी को भोजन, अब देखो ये कानून एक्ट लिखना, स्कीम लिखना, ये बहुत अच्छा है। मतलब इसी कारण से बंदे को नंबर मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, कंटेंट इसका वो शानदार है। वर्तमान में हम श्रीलंका और पाकिस्तान की, अब देखो यही है ना, अब यहाँ देखो लिंकेज नहीं है, ये मतलब ये क्या कर रहा है कि मतलब सब्जेक्ट वाइज जा रहा है बस। वर्तमान में हम श्रीलंका और पाकिस्तान की आर्थिक मंदी के उदाहरणों को देख सकते हैं, जहाँ लाखों लोग बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी के शिकार हुए। यदि इनके कारणों का विश्लेषण किया जाए तो ये देश इस मंदी के लिए तैयार नहीं थे। इस मंदी से मुकाबले हेतु कोई वैकल्पिक समाधान नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे देश इस मंदी से मुकाबला करने में सफल रहे, क्योंकि हमारे पास पहले से इनसे मुकाबला करने की रणनीति थी। आज वैश्विक स्तर पर मानसिक समस्याओं से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके कारण आत्महत्या में भी वृद्धि देखी गई है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे आर्थिक व सामाजिक दबाव, नशे की प्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी आदि। यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जाता तो ये देखो अब ये सोशल इशू आ गया तो हम एक खुशहाल भविष्य से वंचित रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान जैसे छोटा देश अव्वल नजर आता है, क्योंकि वहाँ के परिवार और समाज में खुशी को सर्वोच्च मानक माना जाता है और इसके लिए सभी मिलकर एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। हमारे देश में शिक्षा पाठ्यक्रम में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम शामिल किया गया। हाल ही में प्रकाशित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक बताता है कि ऐसा कोई देश नहीं जहाँ भ्रष्टाचार है ही नहीं। आज भ्रष्टाचार से हमारे देश में गरीबी और असमानता की खाई बढ़ती जा रही है। इससे हमारे देश का सबका साथ सबका विकास का सपना बहुत दूर नजर आ रहा है। हालांकि भ्रष्टाचार को कम करने हेतु हमारे देश में कोई विधिक व संस्थागत प्रयास, कई विधिक और संस्थागत प्रभाव जैसे सूचना का अधिकार, लोकपाल, इसके अलावा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र, प्रशासन की जवाबदेहिता, पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है। आज वैश्विक स्तर पर कई घटनाएं ऐसी हो रही है कि लोकतंत्र के खतरा है, जैसे आतंकवाद, कट्टरपंथ, सांप्रदायिकता, विचार व व्यक्ति की आज़ादी को दबाना। यदि समय रहते सामूहिक रूप से इन समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया तो लोकतंत्र का भविष्य अंधकार की ओर चला जाएगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं के वैश्विक प्रयासों से संपूर्ण विश्व एकजुट होकर वैश्विक शांति और लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करता है। देखो मेन जो चीज़ है ना इसका, मतलब देखो सिलेबस के सारे पॉइंट इसने यूज किए हैं। वर्तमान दौर में हम परिवारों में, समाज में नैतिक मूल्य का ह्रास देख रहे हैं। ये अब देखो इथिक्स में आ गया अब ये बंदा, ठीक है, जिसके कारण देखो यही होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ यही तरीका होता है। घरेलू इंसान नशे के, जो आप लोग सोचते हो ना कि कंटेंट नहीं है, कंटेंट तो तभी आएगा। नशे, प्रवृत्ति में वृद्धि, ऑनर किलिंग, दहेज हत्या जैसे मामले सामने आ रहे हैं, जो समाज की नैतिक ताने बाने को खोखला करते जा रहे हैं। यदि हम बचपन से परिवार में बच्चों को नैतिक मूल्य में शिक्षा का विकास करें तो एक नैतिक भविष्य का निर्माण हो सकता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र का बिल्हार गाँव आज में विश्व में लाइब्रेरी विलेज के नाम से प्रसिद्ध है। में नैतिक शिक्षा पर जोर देकर एक अच्छे समाज और भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। आज पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अब देखिए साइंस टेक में आ गया, वो चैट जीपीटी का लाभ उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके कारण बेरोजगारी की संकट भी पैदा हो रहा है, क्योंकि आज भी डिजिटल गैप काफ़ी ज़्यादा है। इसी असमानता खाई भविष्य में और अधिक गहरी होगी। लेकिन यदि समय पर लोगों को तकनीकी कौशल प्रदान करें तो इन समस्याओं से मुकाबला किया जा सकता है। जिससे भारत सरकार द्वारा इस दिशा में डिजिटल इंडिया मिशन तथा कौशल विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव विकास के सभी पक्षों की गहन और विस्तृत पहचान कर भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं का पूर्वावलोकन किया जा सकता है।
इसके लिए संपूर्ण विश्व को एक साथ आना चाहिए। इसकी प्रारंभिक शुरुआत परिवार और समाज से होती है। ऐसा कहा भी जाता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की बुराई और घृणा की बजाय अपनी खुशियों के लिए काम करते तो संपूर्ण विश्व खुशी खुशी सभी समस्या का मुकाबला कर सकता है। आज हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात की जा रही है। इसमें भी संपूर्ण विश्व की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान की बात की जा रही है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में भी 2030 तक बहुत सारी समस्या समाधान निकालने के व्यवहारिक प्रयास किए जा रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि समय कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, यदि हम भविष्य की सभी संभावनाओं के प्रति तैयार हैं तो हमारे लिए हमेशा के लिए हमारे समय का हम अच्छा बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होकर मेहनत, समर्पण, लगन, साहस, धैर्य व अनुशासन से कार्य करना होगा। हमें जीवन की कुछ निश्चित असफलताओं के दुखों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन साथ ही असीमित आशा को कभी नहीं छोड़ना। अब देखो, इसने कोर्ट से शुरू किया, कोर्ट से एंड किया, तो एक अच्छा तरीका होता है ये, ठीक है। देखो मतलब मैं वही बार बता रहा हूँ, इस बंदे के पास नॉलेज है, तो वो नॉलेज आप लोगों के पास, घबराओ मत, वो नॉलेज आ जाएगा आपके पास जब GS1 से लेके GS4 तक पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है। ऑप्शनल अपना पढ़ लोगे, ठीक है। डेली करंट अफेयर पढ़ते रहोगे, ठीक है, वो हो जाएगा, घबराओ मत। बात जो ऐसे में होती है ना, वो भाषा शैली की होती है, भाषा शैली, फ्लो, ठीक है, अशुद्ध नहीं करो, ठीक है। और वो जो मोल्ड करना है ऐसे के साथ, तो वो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। और किसी का कुछ चेक करना हो तो बताओ। सर मेरी क्वेश्चन भी है उसमें GS का, उसका भी आंसर लिख लूँ, 2 क्वेश्चन का। रुको, ये कहाँ से क्वेश्चन लिया था आपने? यार मैं ना मतलब पढ़ती हूँ ना, तो वहीं से क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन मैंने वहीं से लिखी थी। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब EVM के इस्तेमाल संबंधी हाल ही के विवाद के आलोक में भारत में चुनाव की विश्वसनीयता होगी ना, सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौती है, ठीक है। अब ये सिंपल सा है कि आपने को इसने एक ही एंगल पूछा, चैलेंजेस, ठीक है। पर याद रखना, इसमें वे फॉरवर्ड भी आपको लिखना है, वो पूछा नहीं है, परंतु वैसे भाई की बात, आप प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले, आप ब्यूरोक्रेट बनोगे। तो वो मैं सिखाऊंगा लास्ट क्लास में, आज इसी के बारे में रहेगी लास्ट क्लास जो अपनी रहेगी, कि जब चैलेंजेस पूछो तो ऐसे नहीं चैलेंज लिख के छोड़ दोगे आप, आपको सॉल्यूशन भी लिखना है, ठीक। अब देखो, इस क्वेश्चन में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है, आप इसको बता सकते हो, ठीक है। चुनाव आयोग क्या है, संविधान में कहाँ मेंशन किया गया है, इसके काम क्या है, वहाँ से आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन बना के आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें संघीय व राज्य सरकारों का गठन पूर्ण रूप से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अतः चुनाव हमारे देश में अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारत में चुनाव का प्रक्रिया, अभी यहाँ स्टॉप हो जाएगा। भारत में चुनाव की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है और EVM का प्रयोग चुनाव के लिए 1999 से किया जा रहा है। वर्तमान समय में सभी के चुनाव के लिए EVM का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो फिर मैं बता रहा हूँ, चलो ये तो क्वेश्चन छोटा था, पर अगर क्वेश्चन बढ़ जाएगा तो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। EVM संबंधी विवाद, अब क्या इसके विवाद, इसके क्वेश्चन की डिमांड थी, विवाद इस पे तो हाँ सर, इतने स्पेशल कहाँ क्वेश्चन की डिमांड, क्वेश्चन आपने से ये डायरेक्ट ये जानना चाह रहा है। देखो, चुनाव के विषय सुनिश्चित करने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। सर इस्तेमाल संबंधी विवाद है ना, तो वो विवाद नहीं पूछ रहा, वो बता रहा कैसे विवाद हो रहे हैं, वो आपसे ये नहीं जानना चाहता कि विवाद क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अगर कभी लिखो ना तो फिर जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल करके लिख दो, तो भाई EVM से संबंधित विवाद है जैसे करके, बस 2 या 3 एग्जाम्पल दे दो, पर ऐसे स्पेसिफिक बना के मत लिखो। फिर मैं बारह बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चन की डिमांड है ही नहीं। वो EVM का प्रयोग भारत में लंबे समय से की जा रही है। अब देखो, ये कोई मतलब नहीं है। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में EVM के हैक कर लिए जाने का आरोप कुछ सरकार पर लगाया गया, जिससे निर्वाचन आयोग पर गंभीर प्रश्न, अभी तो गंभीर कर लिखियो, ठीक है। अप्रैल 2014 मध्य प्रदेश, बस डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, बस एग्जांपल, जैसे कि उत्तर प्रदेश चुनाव में, बस मध्य प्रदेश चुनाव में, ऐसे करके बस खत्म। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड नहीं है ये,
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो चुनौतियाँ, अब जब भी चुनौतियाँ लिखो तो ये लिखो डायरेक्ट यहाँ पे, ये लिखा करो निर्वाचन आयोग के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन की डिमांड थी, चुनाव प्रक्रिया को और विश्वसनीय बनाए जाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। आप तो सॉल्यूशन दे दिए, चुनौतियाँ बताओ, चैलेंजेस, ठीक है। ईवीएम संबंधी चुनाव के विवाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती निष्पक्षता को सिद्ध करना है, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग की अपनी निष्पक्षता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याख्याता हाल ही में घोषणा ने ईवीएम मशीन देने की बात की। अब देखो यही गलतियाँ करते हो तुम लोग, जो क्वेश्चन की मेन डिमांड थी वो तो 3 पॉइंट में ख़त्म कर दी, और इधर जो फालतू जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो नहीं लिखी। अब यही गलती होती है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। और जहाँ पे चुनौती आपको ज़्यादा लिखनी थी आपने वो लिखा ही नहीं, और कोई भी एक भी चुनौती अच्छी नहीं है। चैलेंजेस आप जाके काम कीजिए इस पर, दोबारा अच्छे से देखिए, चैलेंजेस और चीज़ें आएगी इसमें, बहुत सारी चीज़ें आएगी, आपने वो लिखा ही नहीं है। यही गलती होती है। देखो अब कैसे नंबर आ जाएंगे इस क्वेश्चन में, मैं इसमें आधा नंबर भी नहीं दूंगा आपको। अतः हमें इस बात की ध्यान रखनी चाहिए कि ईवीएम के चुनाव पर निर्वाचन आयोग ने इस पर चुनाव कंक्लूजन थोड़ा और टाइम के साथ आएगा, परंतु मैच्योरिटी लाओ। भाई सबाई सी बात है, लोकतंत्र में अगर चुनावों पे भरोसा नहीं रहा, सबाई सी बात है, ईवीएम प्रोसेस जो है चुनावों से जुड़ी हुई है। अगर मान लो कि ईवीएम सिस्टम पे भरोसा नहीं रहा, तो सबाई सी बात है कि अपन जो पुरानी मत प्रणाली पे तो नहीं जा सकते। तो चुनाव आयोग को ये विश्वास बताना पड़ेगा और जनता में विश्वास लाना पड़ेगा। नहीं तो सोचो कि ये सिस्टम ब्लू सिस्टम चलता है, अगर ब्लू सिस्टम खत्म हो गया तो सबाई सी बात है डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी फिर। तो वो इंश्योरिटी करना जरूरी है, बहुत जरूरी, लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो ऐसे मैच्योर वाले कंक्लूजन लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, और मैं फिर बता रहा हूँ, वही है कि मैंने तो क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं समझे। दूसरी बात, मैंने कितनी बार बोला कि जो मैंने इतनी सारी क्लासें ली है, फ्लो चार्ट हो, ये सारी चीज़ें वो भी यूज़ करना सीखो धीरे धीरे, ठीक है। और कंटेंट में फिर बार बता रहा हूँ, ये देख के ही लिख लिया करो, घबराओ मत, आप भी देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पर अच्छा लिखा करो कंटेंट। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। अब देखो ध्यान से समझना, अब मैंने कितनी क्लासें ली है उसमें मैंने यही बताया, डिस्कस करना आवश्यकता है। अब देखो डिस्कस करना बोला है तो दो ही ऑप्शन बनेंगे। देखो डिस्कस करने का मतलब होता है डिबेट करना। तो एक तो बोलेगा कि आवश्यकता है और दूसरा पक्ष बोलेगा आवश्यकता नहीं है। या आवश्यकता है तो क्यों है और आवश्यकता नहीं है तो क्यों नहीं है। फिर आपको कंक्लूजन जाना है, वो पॉजिटिव एंड पे देना है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन का इस तरीके से आंसर लिखना होता है। अब मैं देखता हूँ कि आपने कैसे लिखा है, ठीक है। विरासत शब्द का प्रकृति, संस्कृति, योजन क्या होता है और अन्य आयामों तक व्यापक अर्थ है। कला विरासत मुख्य रूप से मूर्त और अमूर्त विरासत को संदर्भित करती है। इसमें पेंटिंग और कला का प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल, मूर्तिकला, धर्मग्रंथ आदि शामिल है। थोड़ा आई थिंक यू हैव टू रीचेक, ये सही नहीं है, मतलब थोड़ा और अच्छा लिखा जा सकता है, एक बार चेक करो। और मैं फिर बता रहा हूँ, देख के लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं। वो देख के लिखो तो याद तो हो जाएंगे एटलीस्ट, और गलत भी नहीं लिखोगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। भारतीय कला के विरासत के लिए खतरा। अब तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। अब आवश्यकता क्यों है, ठीक है, ठीक है, समझ कुछ खतरे होंगे इसलिए आवश्यकता है, ठीक है। चलो, भारतीय कला विरासत के लिए खतरा क्या क्या है। जन जागरूकता की कमी है। ये देखो, ये आखिरी पॉइंट बनने चाहिए, मेन पॉइंट पहले लिखा करो। वो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि आप बेवकूफ़ बना रहे हो मेरे को, ये तो ऐसे पता रही है, कभी भी ना मेन पॉइंट नहीं होनी चाहिए आपकी। ये आखिरी में एक ही 3-4 पॉइंट, जागरूक बनाओ, संवेदनशील बनाओ, पारदर्शिता लाओ, ये सब चीज़ें आखिरी में एक ही पॉइंट में डाल दो, इनके लिए अलग से पॉइंट मत बनाओ, ठीक है। भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाएं, प्रदूषण, अवैध शिकार, शहरीकरण, पर्यटकों अनियमित रहने से विरासत के लिए प्रमुख समस्या है। खतरों का पता लगाया जा सकता था, संभावित खतरों को जिक्र करते हुए खतरों का सामना करना पड़ता। ये अच्छे वर्ड्स नहीं है भाई। खतरे क्या है, देखो एक चीज़ तुम लोग यही नहीं समझ पाते हो, और कहीं और कुछ लिखा है नहीं, इसलिए बता रहा हूँ पॉइंट की कमी है। देखो क्लाइमेट चेंज है, सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे ताजमहल है, अब वहाँ पे एग्जाम्पल लिख दो, ताजमहल, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उससे डायरेक्ट ताजमहल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ अपन क्या होता है कि जैसे देखो, जितने भी अपने मान लो कि कला और विरासत के हैं, उनको क्या किया, जब तक अपन प्रमोट नहीं करेंगे तो सबाई सी बात है, उसकी लोकप्रियता कैसे होगी। लोग जब मान लो कि लोक संगीत को नहीं सुन रहे तो कैसे होंगे। तो भारतीय सरकार को उसको प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए, तब जाके कुछ होगा। उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अपनी संस्कृति के प्रति लोगों को लगाव करने के लिए वो करना पड़ेगा, आकर्षित करना पड़ेगा। तो मतलब वही बता रहा हूँ कि कंटेंट की कमी है। और मैं फिर भी बार बार यही बोलूँगा कि आप देख के लिखा करो आंसर, कोई दिक्कत नहीं, पर अच्छा कंटेंट लिखो। ये कुछ भी कंटेंट, मुझे एक भी पॉइंट इसमें समझ में नहीं, मतलब अच्छा नहीं है,
अब देखते हैं कला, अपनी कला विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता है। ठीक है, विरासत स्थल हमारी संस्कृति और आर्थिक कल्याण में योगदान करते हैं, इसलिए आवश्यकता है, सही बात है। ये प्राचीन संस्कृति को समझने में मदद करते हैं, ये बात भी सही है। ये विरासत स्थल को संरक्षित रखने तथा वहाँ के स्थानीय निकाय की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का रोजगार प्रदान करती है, ये बात भी सही है। विरासत के बिना पहचान के लिए कोई पारिवारिक इतिहास था संस्कृति नहीं है। अभी थोड़ा ये पॉइंट को चेक करो एक बार जाके। विरासत हमें अपनी पहचान की एहसास दिलाती है कि हमारे पूर्वज हम कहाँ थे, इसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने बहुत सारे जो पॉइंट्स है वो नहीं लिखे हैं, फिर दोबारा बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संभावित समाधान, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का समाधान, संस्कृति सफल बनाने के लिए नागरिक समाज और सरकार के साथ साझेदारी, नागरिकों को उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यावरण के महत्व के बारे में जनता को जागरूक करें, सांस्कृतिक विरासत का सुरक्षित और उचित दबाव। उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि हमें आधुनिक तरीकों का होना था, तकनीकी उन्नत तरीके के साथ सांस्कृतिक विरासत की व्याख्या करना हो। थोड़ा समझो, अब देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में। अब ज़्यादा मैं 1 नंबर दे सकता हूँ, ठीक सुनो। भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। अब देखो कला विरासत का संरक्षण, देखो कला विरासत एक चीज़ हो गई, संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, ये एक अलग चीज़ होगी। आप इसको डिफाइन कीजिए इंट्रोडक्शन पार्ट में। वर्तमान समय की आवश्यकता है, क्यों वर्तमान समय की आवश्यकता है? मैं स्वाभाविक सी बात है कि ये जर्जर अवस्था में चली गई, इसलिए अपने को जरूरत है बचाने की। दूसरी बात, अपने रोजगार संबंधित आंकड़े जुड़े हुए हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं विदेशों में, इन सब जगह। ठीक है, क्योंकि विदेशी पर्यटक तभी तो घूमने आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ग्लोबल चेंज, क्लाइमेट चेंज, इनका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए संरक्षण की जरूरत है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि अच्छे से एग्जाम्पल लिखो तो और अच्छा नंबर मिलेंगे। और थोड़ा मैं फिर बार बता रहा हूँ, देख के लिखा करो तो ज़्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। ठीक है, चलो। और किसी का कुछ चेक करना हो? या फिर वाइंड अप का डाउट सेशन क्लास था ना नगीना, तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछना तो अभिषेक कहाँ गया? वो भी कुछ बोला था, कुछ डाउट है। नगीना बताओ, तुम्हें कुछ पूछना था? सर सीजन में जो क्वेश्चन थे ना वो सब नहीं आ रहे। कौन सा क्वेश्चन? अभी मैं सीसेट वाले को खोल रहा हूँ, बताइएगा आप कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ बताइए, इसमें कौन सा क्वेश्चन था? आप बताइए एक बार, क्वेश्चन नंबर बताओ। सर 30 के बाद में 14 क्वेश्चन 30 के बाद में कौन सा बताइए? क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अरे आप लोग वीडियो नहीं देख रहे सीसेट का? इतने ज़्यादा विद्वान हो गए हो क्या? मैंने कल परसों भी क्लास अपलोड की थी, अभी 2-3 व्यूज है उस पर, और फिर बोलते हो कि हमसे सीसेट के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बताइए नगीना, कौन सा क्वेश्चन था? देखो साथ के साथ करते चलो, डाउट पूछते रहो। मैं दूर, अब मान लो फिर 5 छठे चैप्टर पे पहुंच गए, फिर पूछ रहे हो आप पहले चैप्टर का, तो ये चीज़ें सही नहीं है। अभी साथ के साथ करते रहो, वीडियो देखते रहो, कोई डाउट रहते फिर पूछो। साथ के साथ पढ़ाई किया करो, काहे लापरवाही करना। क्या हुआ नगीना, बताइए कौन सा आपको डाउट्स था, बताइए।
क्या हुआ, कहाँ भाग गए? आवाज आ रहा है मेरा? अरे सना, मेरी आवाज आ रही है? अभी पूजा तुम बताओ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ सर आवाज आ रही है। वो कहाँ भाग गए नगीना? आप लोगों को डाउट है? बताइए आप लोगों को। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी, इसका मतलब? सर मेरे यहाँ लाइट नहीं है, फोन ऑफ होने वाला है। अच्छा चलो ठीक है, एक बार चलो ठीक है। आप लोगों को डाउट नहीं है ना? जिसका डाउट नहीं हो चल लेफ्ट कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका कोई डाउट पूछना हो पूछो। हाँ नगीना बताओ, तुम्हारा क्या डाउट था? कौन सा क्वेश्चन डाउट था तुम्हारा, बताइए। यहाँ तक वीडियो बन गया है, ये आज ही लास्ट क्लास होगी, फिर वो मैं बना दूंगा। चलो बताओ जल्दी से नगीना, कौन सा चाहिए? कौन सा क्वेश्चन डाउट था आपको? सर आपको इंडियन सोसाइटी वाले क्वेश्चन भेज दे सर, लिखकर। हाँ भेजिए भेजिए, मैं तो चेक करने को तैयार हूँ ना। देखो मैं सैटरडे संडे फ्री, मतलब सैटरडे संडे अपन फ्री रहेंगे तो उसमें यही कर लेंगे, कॉपी चेक करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सैटरडे संडे तक आप जितने भी ऐसे, मतलब फ्राइडे तक ही मान के चलो, आप जितने भी लिखते हो तो सैटरडे संडे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आप लिखिए, साथ में पढ़ते जा रहे हो, लिख के जाए। उसके क्वेश्चन भी होंगे, जो मैंने नोट्स भेजा था उसमें क्वेश्चन भी है पीछे, लास्ट पेपर हाँ पे सर, लिखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हाँ लास्ट के पेपर लिखिए, ज़्यादा ज़्यादा बेहतर तो वही रहेगा। नगीना है क्या? नगीना कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, बताइए आप। आवाज़ नहीं जा रही उनके पास, बोल रही है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? चलो ठीक है, वाइंड अप करते हैं सर। नगीना क्या हुआ? आपको वैशाली कोई डाउट है आपको? आपने वीडियो नहीं देखेंगे सीसेट का इनका? देखिए सर, तो आपको कोई डाउट नहीं है? अभी सर हम वो पेपर ही कर रहे थे, वो जो आपने डाला था उसी को सॉल्व। चलो ठीक है, फिर करिए और उसके स्कोर मुझे मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। हाँ उसको मतलब जो क्वेश्चन है उसको देख के भी कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है जो घात हम करने वाले हैं थोड़ी से उसमें, लेकिन वो A+B वाले सूत्र लग रहे हैं उसमें। हाँ कोई बेसिक क्वेश्चन लग रहे हैं उसको। कोई वाले। चलो ठीक है, मैं इसका हाँ, वीडियो बना के डाल दूंगा फिर, ठीक है। जब वो क्लास लूँगा तो जो भी डाउट रहेगी, फिर उसके बाद कोई डाउट रहते तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, फिर बाय बाय।